आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रीजेंट्स के अगले लेक्चर में। अब रीजेंट्स के अगले लेक्चर में हम लोग आज से अपने एक एक करके सारे रीजेंट्स पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रीजेंट्स पढ़ चुकी है, जहां पर अब हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि किसी की स्टीरियोकेमिस्ट्री में किस तरीके से रीजेंट्स अटैक करेगा। अब हम लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रीजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इनका कार्यक्रम क्या होता है और इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं तो मैं एजेंट्स की बात करता हूं। देखो एजेंट्स ये करेंगे क्या, आखिरकार ये करेंगे रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, रिडक्शन। और हमें बहुत अच्छे से पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन की डेफिनेशन को मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूं जहां पर क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये भी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन होती है। जहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, ये भी हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन होती है। जहां पर रिमूवल ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन हो जाए, ये भी हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन होती है। और जहां पर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, ये भी हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन होती है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन ही किसकी होंगी, रिडक्शन की होंगी। मतलब इनमें से अगर आप कुछ भी चीज सही से पहचान पा रहे हो तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन। और उस रिडक्शन को करवाने के लिए जिस एजेंट्स का हम लोग यूज करेंगे उसका नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अब हम लोग अपने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो हमारे पास क्लासिफिकेशन वो जो होता है वो सबसे पहले हम लोग करेंगे हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अभी हम लोग इसको एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वहां पर आपको सबकी सारी चीजें समझ में आएंगी। अब अगर मैं अगली कैटेगरी की बात करता हूं तो जो हमारे पास अगली होगी वह है कैटेलिटिक रिडक्शन, या फिर आप लोग इसको बोलते हो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटेलिटिक रिडक्शन की बात करेंगे। और जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास होती है वह होती है मेटल डिसॉल्व्ड रिडक्शन, या फिर आप लोग कुछ फेमस डिसॉल्विंग इन मेटल, डिसॉल्विंग इन मेटल रिडक्शन। और यहां पर हम लोग कुछ बहुत ही फेमस नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इसी वाली कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम लोग अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन तीनों ही का बारी बारी रोल होता है वहां पर रिडक्शन करना, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और रिडक्शन को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं यहाँ पर थोड़ा सा, तो देखो हाइड्राइड बेस्ड को आप लोगों ने आज तक LiAlH4 से समझा होगा। आपको LiAlH4 तो समझ में आया, लेकिन आपको कभी ये समझ में नहीं आया कि सर आखिरकार जो LiAlH4 होता है वो हमेशा क्या देता है, H- देता है। मतलब हाइड्राइड देता है तो हाइड्राइड डोनर होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि LiAlH4 एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल में समझा रहा हूं एक एक करके, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर मैं कैटेलिटिक रिडक्शन की बात करता हूं तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ, या तो आप निकल लिखते थे, या फिर आप प्लेटिनम लिखते थे, या फिर आप पैलेडियम लिखते थे। तो आप H2 का एडिशन करवा रहे हो, इसका मतलब क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो। और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो आप बोलोगे सर ये कैटेलिटिक रिडक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे ये हमारे पास फेमस एग्जाम्पल होते हैं कैटेलिटिक रिडक्शन के। और भी फिर तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, H2 + PtO2, H2 + PD चारकोल, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर वहीं पर मैं आपसे डिसॉल्विंग इन मेटल रिडक्शन की बात करता हूं तो यहां पर आप बोल सकते हो सोडियम इन एल्कोहल Na+EtOH। और जब सोडियम इन एल्कोहल होता है तो आप वहां पर नेम रिएक्शन भी पढ़ते हो, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन होती है बोबिल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोबिल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि सर आखिरकार जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसका काम क्या होता है, रिडक्शन करना। रिडक्शन की डेफिनेशन ये होती है। इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब तीनों ही पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स में अपना पहला हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अगर मैं आपसे हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं तो हमारे पास ये तीन तरीके के होते हैं। और यहाँ पर सारी कहानी को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स का मैं यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताने से पहले कि इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम यहाँ पर एक बार हाइड्राइड का मतलब समझते हैं।
देखो हाइड्राइड का मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल ये होता है कि जहाँ पर मेटल और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड हो तो हम उसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड से आपके पास यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, H- आएगा। और ये जो H- होगा ये एज अ क्या काम कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादातर वर्क करेगा हमारी रिएक्शंस में जब हम एज अ रिएजेंट यूज करेंगे। ये H- एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है और ये H- एज अ बेस भी वर्क कर सकता है। तो ये सारी की सारी कहानी है हमारे पास हाइड्राइड की। अब बोला है हाइड्राइड बेस्ड, तो हमें बस ये समझना है कि आखिरकार वहां पर जो मेटल हैं वो मेटल कौन कौन से होंगे जिसके बेसिस पर हमने हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स को क्लासिफाई किया है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर वो होता है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की अगर बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं इसको एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड एजेंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जहां पर अगर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हो तो होती है एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड। तो ये हमारे पास दो तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आपका फेमस है उसका नाम है LiAlH4 या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसा ही आपके पास एक और होता है LiEt का होल थ्राइस AlH। ये जो हाइड्राइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हाइड्राइड, इसको हम लोग नाम देते हैं सुपर हाइड्राइड। तो दो तो हमारे पास ये हो गए, मैं सारे के सारे आपको यहाँ पर अब मेंशन करने वाला हूँ। और एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ही कुछ हमारे पास बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फेमस एग्जांपल है हमारे पास वो फेमस एग्जांपल है LiOTBu का होल थ्राइस AlH। ऐसे ही फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है LiOEt होल थ्राइस AlH। और एक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पर अगर अलग भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप लोगों ने नाम सुना होगा डाइवल H। तो जो डाइवल H होता है वो भी एक तरीके से बल्कि ही होता है, पहली बात तो ये हो गई। और अगर ये बल्कि है तो आखिरकार इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पर H होता है और यहाँ पर इस तरीके से दो आपके पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसको IBU2AlH ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अभी तक हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LiAlH4 और जो दूसरा हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाइवल H। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड। तो दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है बोरोन हाइड्राइड होता है, मतलब जहां पर बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो तो हम इसको बोलते हैं बोरोन हाइड्राइड बेस्ड। और ये भी आपने बहुत ही फेमस सुना होगा। तो इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो सबसे पहले आपने बहुत ही फेमस नाम सुने होंगे NaBH4, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड नाम होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं NBH। इस पॉइंट को नोट करिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में SBH नहीं लिखते, NBH लिखते हैं। अगर मैं इसमें दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा होता है हमारे पास NaBH4.CeCl3.7H2। ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है, आप लोग इसका नाम भी जानते होंगे, इसमें आपने रिडक्शन भी पढ़ा होगा, लोचे रिडक्शन। तो ये होता है लोचे रिएजेंट, ठीक है। अब हम लोग बोरोन हाइड्रोजन के बेस में जो बल्कि वाले पार्ट होते हैं उन बल्कि वाले पार्ट की बात करते हैं। अगर हम बल्कि वाले बेस की बात करते हैं तो हमारे पास इस वाले पार्ट में क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक तो हमारे पास होता है NaOEC का होल थ्राइस BH। देखो बल्कि ग्रुप लग रहे हैं वहां पे तीन तीन, ऐसे ही हमारे पास होता है NaOET का होल थ्राइस BH। फिफ्थ वाले पार्ट की बात करते हैं, इसमें एक फेमस एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, डेरिवेटाइज्ड BH होता है NaCN होल थ्राइस BH। ये डेरिवेटाइज्ड BH है, जहां पर CN आ रहा है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास सेलेक्ट्राइड। तो अगर मैं आपसे सेलेक्ट्राइड की बात करता हूं तो सेलेक्ट्राइड सबसे पहले आप समझिए क्या होते हैं। सेलेक्ट्राइड हमारे पास होते हैं B, इस तरीके से हमारे पास
यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर H है और यहाँ पर माइनस है। जो आपके पास ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? ट्राई आइसोब्यूटाइल बोरोन हाइड्राइड, इसी को हम बोलते हैं सेलेक्ट्राइड। ये जो आपको इतना सा पार्ट दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेलेक्ट्राइड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? आप खुद देखो, नाम बना सकते हो। 3 आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं तो ट्राई आइसोब्यूटाइल बोरोन हाइड्राइड, इसी को सेलेक्ट्राइड बोलते हैं। यदि ये आपके पास लिथियम प्लस मेटल के साथ है तो हम इसको बोलते हैं एल सेलेक्ट्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और यदि ये के प्लस के साथ है तो इसी को हम बोलते हैं के सेलेक्ट्राइड, और हम इन दोनों ही को एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक सेलेक्ट्राइड का पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन से हैं? एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड। दूसरे हमारे पास कौन से हैं? बोरोन हाइड्राइड बेस्ड। तो यही तो सारे रिजेंट्स होते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं। एक एक करके हम सारे रिजेंट्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रिजेंट को देखने का तरीका पता होना चाहिए। अब हम एक लास्ट और बात करते हैं जहां पर बोरेंस होते हैं। तो बोरेंस का एक उसका जो स्मॉल पार्ट है और एक बल्की पार्ट, उसकी हम बात करते हैं। तो हम लोगों ने 2 की बात कर चुकी है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड। अब हम तीसरे की बात करते हैं जो कि हमारे पास होते हैं बोरेंस। और आप लोग बोरेंस अच्छे से जानते हो कि जहां पर बोरेन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है उसी को कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको बोरोन्स बोलते हैं। तो बोरेंस में हमारे पास क्या होता है? BH3 होता है। लेकिन इस BH3 के लिखने का तरीका होता है BH3.SME2। या तो ये ऐसे लिखा होगा या फिर ये ऐसे लिखा होगा BH3 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरीके से SME2। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सल्फर के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर होंगे, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको स्टेबलाइज करता है, तो इसलिए हम लेते हैं। या फिर ये लिखा होता है BH3/THF, या फिर ये कभी कभी आपको BH3.ET2O भी लिखाई देगा। तो एक तो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। अब बोरेंस में ही हम लोग अगर बल्की बोरेंस की बात करते हैं तो बल्की बोरेंस में हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक सबसे पहला होता है 9BBNH। हम लोग बहुत डिटेल में जब 9BBN के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगा। इसको या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर B है और यहाँ पर इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं एक और अगले एग्जांपल की बात करता हूँ तो उसका नाम होता है SiA2BH, डाईसाइएमाइल बोरोन हाइड्राइड। तो ये हमारे पास क्या आ गए? बल्की बोरेंस में आ गए। अब एक लास्ट बात और बता देता हूँ मैं आपको, सिलाइल हाइड्राइड। सिलाइल हाइड्राइड आखिरकार हमारे पास क्या होते हैं? तो सिलाइल हाइड्राइड्स में आपके पास सिलिकॉन बॉन्ड होती है Et3SiH। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें आपके पास कौन सा मेटल है? इसमें आपके पास मेटल है Si। तो आपके पास यहाँ पर SiH के बीच में बॉन्ड है, जहां से आपके पास क्या निकलेगा? H- निकलेगा। इस वाली बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग रिएजेंट की स्टार्टिंग कर चुके हैं। रिएजेंट की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको हाइड्राइड का मतलब समझाया कि कोई मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ लगा हो तो वह मेटल हाइड्राइड होता है। तो डिपेंड करता है कि आखिरकार कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन को लगा के देखा, जहां पर हमारे पास डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट आ चुके थे। फिर हमने बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगा के देखा, जहां पर हमारे पास बोरोन हाइड्राइड बेस्ड थे। और लास्ट में फिर हमने बोरेंस के बारे में समझा। तो कुल मिला के पूरी की पूरी रिड्यूसिंग केमिस्ट्री में आपको इन ही तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब आप पता नहीं क्या क्या सोचते हो कि क्या क्या पढ़ना होगा, बस इन तीनों को अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया, एक एक का आपने फंक्शन जान लिया, टेम्परेचर का रोल जान लिया और वेरियस फैक्टर्स जान लिए, एक्सेप्शंस जान लिए, तो आपकी यहाँ पर रिड्यूसिंग केमिस्ट्री खत्म होती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे टिपिकल ही आपकी रिड्यूसिंग केमिस्ट्री होती है। बाकी तो ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड एजेंट। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अगर मैं आपसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में शुरू करता हूं तो सबसे पहले बताता हूं मैं कर क्या रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में एकदम अच्छे से समझाया। रिड्यूसिंग एजेंट्स का जब मैंने फर्दर क्लासीफाई किया तब मैंने आपको वहां पर समझाया कि हमें जो स्टडी करनी है सबसे पहले वो हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करनी है। और हाइड्राइड बेस्ड में भी मैं सबसे पहले आपसे जो बात करने जा रहा हूं वह है एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड बात करने जा रहा हूं। एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो
एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट में जो हमारे पास डिफरेंट निकल के आए थे उनकी ही मैं स्टडी कराऊंगा, जिसमें मैं आपके पास सबसे पहले इसमें बात करूंगा LiAlH4। तो अब हम सबसे पहले अगर AlH4 की बात कर रहे हैं तो इसके नाम, इसको लिखने का तरीका, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जानेंगे। देखो LiAlH4 को चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे कभी कभी आपके पास ऐसे लिखा हो, और आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है Li प्लस AlH4 माइनस। ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन लगभग एक तरीके की हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये वाली बात हमने जान ली। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। देखो जो हमारे पास LiAlH4 है, आपके पास ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर Al है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर इस तरीके से H है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, H है, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास माइनस होगा। तो अगर मैं पूछूं बताइए एल्यूमिनियम यहाँ पर किस हाइब्रिडाइजेशन में है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन में है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो क्या पता कभी क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो आप बता सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन में होता है, और उसका टेट्राहेड्रल वहाँ पर ज्योमेट्री होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम लोग अपने मेन पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ LiAl, यहाँ पर AlH, और यहाँ पर H3, और यहाँ पर माइनस। अब होता क्या है, यहाँ पर से ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स लेके, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से हाइड्राइड निकल के सामने कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो अब आप मुझे खुद बताइए कि वह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच। ये आपके पास LiAlH4 है, जिसमें से आपको पता है यहाँ से ये हाइड्राइड डोनर है, तो ये यहाँ से हाइड्राइड निकल जाएगा। अब ये हाइड्राइड सामने किस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाएगा, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, या फिर वह आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है। तो इस LiAlH4 को किसकी तलाश होगी, मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल यही है। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, जितना बेसिक हो सकता है आप जैसे सोच सकते हो। तो अगर मैं इसकी तलाश की बात करता हूं तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वही इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बताइए, तो हम बोलेंगे अगर ये खुद यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, H माइनस का मतलब ही क्या है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, या कभी कभी बेस भी बात कर सकता है। तो अगर इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये किसकी तलाश में होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तलाश में होगा। तो हम बोलेंगे यह उस ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपनी रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी दिखाएगा जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होगी। तो बस अगर मैं आपसे इसकी रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि सर इसकी रिएक्टिविटी वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बहुत ज्यादा होगा। तो कुल मिला के हमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने हायर कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस बात से आपको कितनी बड़ी बात बता दी। यदि आपके पास LiAlH4 हो और 1 मोल हो, इमेजिन करना, एक आपके पास एल्डिहाइड है और उसी कंपाउंड में आपका कीटोन है, बताइए LiAlH4 किस पर अटैक करना चाहेगा। तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है यहां से H माइनस आएगा और सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होगा वहां पर अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होता है तो उसका 1 मोल उसको रिड्यूस कर देगा और कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। याद करो, मैंने ऐसा बताया था। और कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा तो उसका रीजन ही क्या है, वहां पर आपने 1 मोल लिया है। अगर दोनों ही मोल लोगे वो दोनों ही को रिड्यूस कर देगा क्योंकि दोनों ही के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर वहां पर मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सबसे पहली बात इसके बारे में समझ में आ रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए। तो हम सबसे पहले अपना पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको मैं LaH इस तरीके से लिख सकता हूं। जैसे ही आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात हो आपके पास दिमाग में 4 बातें छप जानी चाहिए। सबसे पहली बात ये छपनी चाहिए कि यह एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है तो पक्की बात है ये क्या होगा, H माइनस डोनर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से। ऐसे ही अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूं तो हम बोलेंगे यह पोलर मल्टीपल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है। अब पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, हमारे पास हमेशा वही बॉन्ड रिड्यूस होंगी जहां पर C डबल बॉन्ड O जैसी, C डबल बॉन्ड N जैसी, C ट्रिपल बॉन्ड N जैसी। मतलब जब पोलरिटी जहां पर जिस कंपाउंड में होगी वहीं पर आपके पास क्या होगा, उसका रिडक्शन देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यह आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है।
ये बात आपको बहुत याद रखनी है, कंपटीशन में ये बहुत ज़्यादा बात पूछी जाती है। अब आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड से मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं एन डबल बॉन्ड एन, मतलब कि हम एक तरीके से बात कर सकते हैं जितनी भी आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड होती हैं उन नॉन पोलर बॉन्ड पे किसी भी प्रकार का आपका रिडक्शन देखने को नहीं मिलता। अब एक बात मुझे बहुत अच्छे से बतानी है कि देखो, अगर एक स्पेशल केस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COH, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर ये क्या है, इसके साथ पूरे के पूरे कॉन्जुगेशन में है और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तब इसके साथ रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर का रोल होता है। मैं एक एक केस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक बात बताने वाला हूँ। अब एक और बात की बात करता हूँ तो हमारे पास टक्कर होती है किस किस के बीच में, LiAlH4 और NaBH4। अगर मैं इन दोनों ही बातों को समझता हूं तो इनमें से कौन सा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हम बोलेंगे कि सर यहां पर क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होती है और यहां पर क्या होता है, बोरोन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होती है। तो हम बोलेंगे जो बोरोन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है और यहां पर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या हमारे पास है, लेस स्टेबल बॉन्ड है। तो हम बोलेंगे ये बहुत ही प्यार से, सरलता से, सुगमता से क्या कर देगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तो हम इसलिए बोलेंगे ये क्या है, ज्यादा बढ़िया या मच बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। इस बात को आपको याद रखना है। अगले ही लेक्चर में बहुत जल्दी मैं आपको NaBH4 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है, जैसे ही LiLH4 आना चाहिए, चार बातें आपके पास एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिखने का तरीका क्या होता है। हमको पता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी रिएजेंट्स के लिखने का तरीका। अब अगर मैं आपसे लिखने के तरीके की बात करता हूं तो मैं आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स में रिएजेंट को दिखाता हूं किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं तो हम लोग हर केस में क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड रखेंगे। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बताना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है जिस तरीके से हम लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, LiAlH4 और यहाँ पर हम ले लेंगे H3O+। एक ये तरीका हो गया। अभी सही क्या है गलत क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लिखने के तरीके की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, LiAlH4 THF। एक और जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो होता है LiAlH4 E2O, मतलब एक तरह से ये ड्राई ईथर की मैं बात करूंगा यहाँ पर। और एक और तरीका जो होगा वो क्या होगा, LiAlH4 पहले स्टेप में और सेकंड स्टेप में क्या होगा, H3O+। ये आपके पास इतने सारे तरीके हैं। अब सवाल ये है कि सर सही तरीका कौन सा है और गलत कौन सा है। देखो, अगर मैं सबसे पहले तरीके की बात करता हूं तो जो ये तरीका होता है इसको लिखने का वो एकदम गलत होता है। अब मैं यहाँ पर आपसे रीजन की बात करने वाला हूँ। इसका रीजन ये होता है कि आपके पास LiAlH4 से क्या आने वाला है, LiAlH4 से आपके पास H- आने वाला है, आपको अच्छे से पता है। और सामने आपके पास क्या है, H3O+ है। और H3O+ अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से पता हो तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक्स जो सॉल्वेंट होते हैं वहां से ये H- आसानी से H+ निकाल के H2 गैस का लिबरेशन कर सकता है। मतलब हम तो चाहते थे कि यहाँ पर ये जो हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा वो इस पॉजिटिव सेंटर पर, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाकर अटैक करे और इस तरीके से आगे इसको रिड्यूस करे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कहानी इनकी चल रही होती है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते। ये बात आपको बहुत अच्छे से आज के बाद याद रखनी है। अब अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो अगर आप जरा ध्यान देखोगे, LiLH4 THF, यहां पर जो LiAlH4 लिया गया है वो THF के साथ लिया है और THF का मतलब होता है आपके पास कुछ इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर THR एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट नहीं है। तो आप यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पोलर सॉल्वेंट के साथ नहीं लिया जा सकता, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ लिया जा सकता है। क्यों, हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जब ये फर्दर आगे AlH3 का फॉर्मेशन करेगा, जैसे ही मान लो आपका यहाँ से H- निकल गया
तो सिस्टम में बचेगा क्या, AlH3 बचेगा। तो इस AlH3 में क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो इसके द्वारा स्टेबलाइजेशन होगा, तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रदान के लिए काम करेगा। ऐसे ही जो काम यहाँ पर होता है वही काम यहाँ पर ड्राई ईथर का भी होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सर इस पहले वाले तरीके में और इस लास्ट वाले तरीके में क्या कोई समानता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल अलग अलग हैं। ये तरीका अलग है लिखने का और ये तरीका अलग है। यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है, पहले स्टेप में हम LiAlH4 लेते हैं जहां पर क्या होता है H माइनस निकलता है, और दूसरे स्टेप में हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जहां पे क्या होता है, वर्क अप होता है। पहले वाला मैं केस क्यों गलत बोल रहा हूं, क्योंकि वो पहले एक साथ लिया गया है। यहां पर पहले रिएक्शन हो चुकी है फिर जाके वर्कअप हो रहा है। अब आप बोलोगे सर अगर इस केस में वर्कअप ले रहे हैं तो क्या इन दोनों केस में वर्कअप नहीं लेंगे, तो आप केमिस्ट्री में नोट कर लो एक बार अच्छे से। एक बात नोट ये करनी है कि यदि आपको कहीं पर वर्कअप के लिए रिएजेंट डिफाइन ना किया जाए या कुछ डिफाइन ना किया जाए तो वहां पर आपको खुद सोचना पड़ता है। अब ये सब बातें छोटी छोटी क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं जब एक साथ बहुत सारे रिएजेंट्स होंगे। तो सिंपल सी बात आप कुल मिला के समझिए कि ये जो पहला तरीका होता है वही गलत है, बाकी जितने भी तरीके हैं, चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इस तरीके से लिखिए, सारे ही तरीके सही हैं। और यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहां पर एसिड बेस रिएक्शन, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इस रिएक्शन का नाम होता है एसिड बेस रिएक्शन, और उस रिएक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है, H2 गैस की लिबरेशन होती है, और इस वाले बाकी सब केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। मैं इस ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि आखिरकार LiAlH4 रिडक्शन कैसे करता है, और उसके बाद मैं आपको इसके मैकेनिज्म को समझाता हूं, और फिर उसमें डिफरेंट जो बातें हमें समझ में आएंगी उसकी हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार LiAlH4 किस तरीके से रिडक्शन करता है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मैं आपके सामने यहां पर एक कीटोन ले लेता हूं जहां पर मैं R ग्रुप को डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। और इस कीटोन के सामने हम अपने सबसे पहले रिएजेंट को लिखते हैं। तो लिखने का तरीका अभी भी मैंने आपको सिखाया। तो अगर क्या मैं इस तरीके से लिखूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा, LiAlH4 और यहाँ पर मैं लिखूंगा Et2 और यहाँ पर मैं टेम्परेचर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या ही करेगा कोई समझाने वाला कि टेम्परेचर कर दे रहा है तो इससे घबराने की क्या बात है, ये तो बस आपको डराने के लिए होता है। और अगले ही स्टेप में क्या जाएगा, आपके पास H3O+ आ जाएगा। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इसका पहला स्टेप होता है उस पहले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्राइड डोनर की तरह काम करेगा, ये नहीं करेगा। ये जो पूरा सिस्टम है ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, और यहां से क्या होगा, आपके पास वर्कअप होगा। तो सबसे पहले हम एक बार शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप सबसे पहले इस तरीके से बना लो RCR, यहां पर C डबल बॉन्ड O हटाओ और इस तरीके से आप OH और H लगाओ। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा और यदि आपके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो उसके C डबल बॉन्ड O को हटाकर क्या करना है, OH और H लगाना है। अब सर आखिरकार आप इसके मैकेनिज्म को ही हमें अच्छे से समझा दो। तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको बताने वाला हूँ। हम किसी भी रिएक्शन की जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उससे जो गहरी गहरी बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। वहां पर ये नहीं कि हमने वहां पर कॉपी में लिख लिया, हमारी कॉपी में लिखा हुआ है, उससे क्या बातें निकल के आएंगी उन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR, और आपके पास क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा LiAlH4 इस तरीके से। तो यहां पे आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो Li प्लस AlH4 माइनस, या तो आप ऐसे दिखा सकते हो, आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो AlH3 और ऐसे। मैं फिर बोल रहा हूँ लिखने का तरीका मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ से हाइड्राइड डोनर की तरह काम करेगा और इस कार्बन की 5 बॉन्ड होंगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो आपके पास अगले स्टेप में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, RC, यहाँ पर आ जाएगा O- और यहाँ पर क्या रहेगा R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा Li+। ये जो Li+ आया है इस काउंटर आयन का मन बहलाने के लिए आया है, थोड़े समय के लिए। क्या बात समझ में आई। अब ये आपके पास O- है और यहाँ पर सिस्टम में क्या था, आपके पास AlH3 था, और आपको पता है AlH3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये माइनस क्या कर देगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। तो आपके पास यहाँ पर फर्दर अगले स्टेप में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से RC
O, यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा AlH3, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर इस बार Li+ चमक जाएगा और ये बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? अब सबसे पहली बात एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में Li+ है वो क्या काम करना चाहता है, मतलब एक अंदर की बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो अंदर की बात क्या है। देखो जो Li+ होता है वो इस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बढ़ाने का काम करता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पहले Li+ के साथ जुड़ गया है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर थे, ये जब जुड़ा तो यहाँ पर O+ बन गया और हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वहाँ पर Li+ है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर को इंक्रीज करता है। तो हम बोलेंगे Li+ किसका काम कर रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समय के साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो ये सब अंदर की बातें थी, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं थी। अब आपको अगर इतना स्टेप समझ में आ गया, अब आपको पता है अभी भी आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अभी भी ये हाइड्राइड डोनर की तरह काम कर सकता है। एक बार बताइए आप लोग, कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल। जब ये करेगा तो यहां से देखो, अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं RC⋯OR, आपको बस एक एक स्टेप को खुद समझना है। तो देखो इस वाले स्टेप में आपने क्या किया था, यहां से हाइड्राइड का डोनेट किया था, वैसे ही यहां पर भी यहां से हाइड्राइड का डोनेट करोगे और इस तरीके से फॉर्मेशन कर जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग सा है। और जब आप इसको ऐसे डोनेट कर दोगे तो आपके पास फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, RC, यहां पर तो आपके पास H आ जाएगा और यहां पर आपके पास क्या जाएगा, R। अब देखो यहां पर आपके पास O- था तो पहले आप Li+ लगाओगे, लेकिन मैं यहां सीधे स्टेप बता दे रहा हूं कि जो आपके पास ये पूरा सिस्टम है, अब इस बार क्या बचेगा, Al, एक तो H है, दूसरा H है और तीसरे वाले पर कौन सा बॉन्ड लगा है, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप लगा है। देखो तीसरे वाले पे, तो आप इस पूरे ग्रुप को लगा दो, O, यहां पर C, यहां पर R, यहां पर R और यहां पर H। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और Al पे क्या रहेगा, माइनस, और इस पर क्या रहेगा, प्लस। अब क्या यही कार्यक्रम जो मैंने इस बार किया था, क्या अभी भी 2 बार और कर सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी भी ALH बॉन्ड है तो हम बोलेंगे थर्ड टाइम। मान लो हमने एक बार किया और मान लो एक बार हमने क्या किया, फोर्थ टाइम किया। जब हम ये सब कर लेंगे तो एंड में हमारे पास क्या आएगा, आप घर में बैठ के सारा बना के देखना। तो एंड में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सबसे पहले एल्यूमिनियम इस तरीके से, और आपके पास इस तरीके के 4 मॉलिक्यूल लगे होंगे। देखो O, यहाँ पर आपके पास C, यहाँ पर R और यहाँ पर H। ऐसे ही आप 4 मॉलिक्यूल को इस तरीके से बना सकते हो, OC, R और यहाँ पर H, OC, R और यहाँ पर H, और एक और मॉलिक्यूल होगा OC, R और यहाँ पर H। और इस एल्यूमिनियम पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा इस तरीके से। बस कॉन्सेप्ट खत्म। अगर कॉन्सेप्ट खत्म तो यहाँ पर सिंपल सी आप बात इतनी सी समझिए। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, वर्क अप होगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा। जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इन सब के साथ यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है, ये जो एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है या मीडिया काम कर रहा है, इस मीडिया की वजह से H आ रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, कितने मॉलिक्यूल, टोटल 4 मॉलिक्यूल है तो 4 मॉलिक्यूल लिखोगे, RC, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर R। साइड प्रोडक्ट हम लोग लिखते नहीं हैं। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास इस तरीके से एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कोहल का रिडक्शन हो रहा है। अब अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ चुकी है तो अब आखिरकार मैकेनिज्म से आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहली बात ये ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का 1 मोल 4 मोल ऑफ कीटोन को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में, क्योंकि 4 मोल लिए आपने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो सिंपल सी बात पहले तो आ गई। तो हम बोलेंगे यहाँ से सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस बात से ये समझ में आ रही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने कहाँ लिखा है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मैं आपको बता दूंगा पहली बात। दूसरी बात आपको क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो ये वाला H आया है, ये वाला H कहाँ से आया आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है, मतलब रिएजेंट से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं समझा रहा हूँ ये वाली सारी की सारी। और ये वाला H
कहाँ से आया, अगर आप जरा ध्यान देखोगे तो ये मीडिया से आया है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास सॉल्वेंट से आया है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये वाला H रिएजेंट से आया है और ये वाला H सॉल्वेंट से आया है। दो बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही हैं। सबसे पहली बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसका एक ही मोल काफी होता है 4 मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए। दूसरी बात, इसका जो H आया है वो कहां से आया है बताइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इसका जो H आया है वो कहां से आया है, आपके पास सॉल्वेंट से आया है। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अब मैं कुछ और ऑब्जर्वेशन लेके आता हूं और आप मुझे बताइए किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने इसका मैकेनिज्म देखा, अब हम देखते हैं कि आखिरकार मैकेनिज्म में हमें क्या-क्या बातें समझ में आई। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस में होता है, हमारे पास अल्कोहल में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये समझ में आई। उसके बाद हमें जो दूसरी बात ये समझ में आई कि यहाँ पर हमारे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, हाइड्राइड डोनर होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है एक तरीके का, जो कि यहाँ पर हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा अटैक वहां करेगा जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होगा। ज्यादा अटैक कहां करेगा, मैंने आपको बताया था जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर क्या होगा, ज्यादा जहां होगा। अब मैं इसकी बात अभी एक एग्जांपल से करने वाला हूं। तीसरी बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो इस वाले अल्कोहल में ये वाला H है वो कहाँ से आया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है। दोबारा से मैकेनिज्म देख लो आप लोग। और यहाँ पर ये वाला जो H है वो कहाँ से आया है, सॉल्वेंट से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है। मतलब इस अल्कोहल का ये जो O के साथ H लगा है और यहाँ पर जो H लगा है, ये वाला H कहाँ से आया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है। और ये वाला H कहाँ से आया है, सॉल्वेंट से आया है और मीडिया से आया है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करता है, 4 मोल कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करता है किसमें, 4 मोल अल्कोहल में। मतलब 4 मोल कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितना मोल यूज हुआ, LiLH4 1 मोल। तो अब आप खुद सोचो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी की वजह से हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगर इतनी सारी बातें आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है तो अब मैं इस एग्जाम्पल को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, आपके पास क्या है, कीटोन है, आपके पास एस्टर है, आपके पास एमाइड है और आपके पास एसिड है। ये आपके पास 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो बताइए सबसे ज्यादा वह अटैक कहां करेगा। तो आप बोलोगे सर एक हाइड्राइड डोनर है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर एल्डिहाइड का होता है, तो नंबर 1 पर रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, उसके बाद कीटोन को, उसके बाद एस्टर को, उसके बाद एमाइड को और लास्ट में इसको। ये सिर्फ और सिर्फ हम किस बेसिस पर बता पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर पर बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सामने से रिएजेंट आएगा वो कैसे आएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। तो आप लोग एक बार पूरे अच्छे से दिमाग में बोलिए कि सबसे पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर अमाइड, फिर एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, एसिड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको बार बार अटका सकती है। अब यहीं पर मैं आपके सामने अब क्वेश्चंस पूछता हूं। आखिरकार जो भी हमने मैकेनिज्म सीखी उस मैकेनिज्म का रोल क्या था, और जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था स्टार्टिंग, उसमें आपको मैं क्या सिखाना चाहता था। मान लो आपके सामने ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं आपके सामने यहाँ पर रिएजेंट लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ LiAlH4, ठीक है। और यहाँ पर ये पहला स्टेप है और दूसरे स्टेप में मैं लिखता हूँ H3O+। तो इसका आंसर क्या होगा। अब अगर मैं दूसरे में लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा पहले LiAlD4 और दूसरे में लिखूंगा D3O+। और तीसरे स्टेप में मैं लिखता हूँ LiAlD4 और सेकंड स्टेप में लिखूंगा मैं H3O+। अब आप खुद बताइए इन सब का क्या आंसर होने वाला है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हमें अच्छे से पता है कि इन सब से अल्कोहल बनेगा और ये अल्कोहल का H होगा वो सॉल्वेंट से आएगा और ये वाला H किससे होगा, LiAlH4 से होगा। तो अगर मैं इन सब के आंसर कंप्लीट करूंगा तो क्या बन जाएंगे, देखो यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर OH,
और यहाँ पर H, क्योंकि दोनों से ही H H आ रहे हैं, यहाँ से भी H आ रहा है, यहाँ से भी H, तो H यहाँ और H यहाँ। कितना इंटरेस्टिंग है। मान लो एक क्वेश्चन को मैं और बताता हूँ। तो इस वाले केस में क्या करोगे, CH3 C यहाँ पर OD, देखो सॉल्वेंट में D है तो यहाँ से D आ जाएगा, और यहाँ पर रिएजेंट में भी D है तो यहाँ पर D आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप खुद करोगे, खुद बताओगे। तो देखो सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। एक बार अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया, मैकेनिज्म की सारी बातें देखनी आ गई, तो आप ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम हायर तक। अगर ये बातें समझ में आई तो अब हम अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं।